Good evening to all of you. Good evening, sir. आवाज आ रही मेरी? Good evening, sir. गुड Yes, इवनिंग। आवाज मेरी आ रही? Yes, sir. मैं बोर्ड जो लिखा हुआ है Yes, sir. Yes, sir. कुछ चमक उमक तो नहीं है? No, sir. चलिए, इसके पहले जो हमने एक क्लास, एक ही मानी है, दो नहीं है, एक ही क्लास भी है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? समझ में आया। तैयार है सब पूरा? Yes, sir. Yes, sir. अर्णव, तुम पीठ क्यों दिखाते हो? मैं उसमें लिखा Sorry, sir, change कर लेता हूँ फोटो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हमें पीठ दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टीचर खंजर नहीं मारता है ना पीठ पे। खैर, खंजर की बात है। तो कूलाम लॉ वगैरह सब हेंटेल लाल्टेन समझ में आ गया ना? कुछ बातें हम बात करते हैं। देखिए, जो पीछे बता चुके हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज हम लेकर के आते हैं, जिसको कि हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो उस पर फोर्स लगता है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद है ना? अच्छा, Yes, ये sir. बताइए, मतलब जरा समझिएगा, यानी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो Q नॉट इंटू ई लगता है। एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम बार बार लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर माइनस की ओर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर कोई प्लस क्यू चार्ज यहां रख दिया जाए तो बताइए ये किधर जाएगा? Sir, किस right प्लेट की तरफ जाएगा? Right side. आवाज धीमे आ ही रही है कि हमारे में नहीं है आवाज? ये किधर जाएगा? Sir, right वाली plate. राइट लेफ्ट ना बताइए, Negative नेगेटिव प्लेट plate. की ओर जाएगा। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, कह सकते हैं, क्योंकि हम Yes, हर sir. जगह निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट तो बनाएंगे नहीं, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जरा समझिएगा। बात होने जा रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है ये? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, डाइपोल दो पोल होंगे, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो जो सिस्टम फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। मतलब when two equal and opposite charges are placed at a very short distance. वेरी शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब बहुत है शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, वो तो हिंदी हो गई जाकर, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिए गए, और ये कहीं भी जाएंगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा माइनस क्यू साथ होगा, ये दोनों एक साथ है, ये डंबल होता है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, जहां जाएंगे ये प्लस माइनस एक साथ जाएंगे। तो ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इसके बीच की दूरी 2l मान, 2l हम अपने कन्वीनियंस के लिए मानते, क्यों? क्योंकि देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब बताइए नेट चार्ज कितना है? इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? 0. 0 है, लेकिन चूंकि दोनों दूर दूर हैं इसलिए दोनों कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अगर एक साथ आ जाए, बिल्कुल मतलब कंबाइंड हो जाए तो 0 है। तो हम कहीं भी डिस्टेंस लेंगे, तो अगर यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो ये मुंह फुलाएंगे, अगर यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो ये मुंह फुलाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस l हो जाएगी, ये वाली l हो जाएगी, इसीलिए हम डिस्टेंस 2l मानते हैं। अब क्योंकि आप बच्चे हैं, नहीं तब अब आप कह रहे हैं हाँ हम तो बड़े हो गए,
हाँ उतने बड़े हो गए, लेकिन उस हिसाब से भी बच्चे हैं, इसलिए एल नहीं माना गया। अदरवाइज यहाँ L/2 और L/2 डिस्टेंस लेने में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन जब आप और बड़े क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल की क्लास में जाएंगे, तो वहां एल भी माना गया है, वहां एल माना गया है, L/2 किया गया है, वो जान गए आप बड़े हो। ठीक है, तो ये डाइपोल हो गया। अब डाइपोल की ताकत क्या है, जरा देखिए ध्यान से। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ऐसे रखें डाइपोल, तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा क्यूई। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, क्यूई। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और इसमें अपोजिट लगेगा, और ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो डाइपोल की ताकत है उसका मोमेंट, उसका रोटेट करने का अपना जो मोमेंट होता है, कि किसी फील्ड में कितनी जल्दी से रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब मोमेंट होता क्या है, मोमेंट का मतलब होता है कि भाई आप जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, आप कहेंगे एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल बन गया। अब वो यहां पर 2 कूलाम हो सकता है, माइनस प्लस माइनस 2 कूलाम हो सकता है, ये 3 कूलाम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो रोटेशन की जो मोमेंट की ताकत होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और उसका फॉर्मूला होता है एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको ये लिखना नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसके रोटेशन की ताकत है, लेकिन आपको याद रखना है कि मोमेंट का मतलब क्या होता है, उसके घूमने की ताकत। तो एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, जरा बताएं पावनी जी, आप बताइए इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, पावनी मेरी आवाज Yes, पहुंच sir. रही है, इसकी यूनिट बताइए आप। अरे भाई क्यू की कूलाम, एल की मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है प्लस समझिएगा। आपने केमिस्ट्री में डाइपोल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में डाइपोल पढ़ा है ना, अब ये नहीं करना नहीं पढ़ा। Yes, sir. हाँ, नहीं तो केमिस्ट्री वाले सर को हम मैसेज करते हैं कि कहते डाइपोल नहीं पढ़ा। तो वहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो बताई जाती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू बताई जाती है। फिजिक्स में कन्वीनियंस के तौर पे डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू ली जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये, और इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो हम इस ए बी को हम बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है 12, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हमारा कन्वीनियंस है, केमिस्ट्री में प्लस क्यू से माइनस क्यू लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नोट करिए इसको, डेफिनेशन लिख लेंगे ना। when two equal and opposite charges are placed at a very short distance, then the system is formed that is known as electric dipole, and the product of any one charge and the distance between the charges is known as electric dipole moment, and its direction is minus q to plus q. ठीक है, नोट करें। डाइपोल मोमेंट का एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, देखिए डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज इसमें लेंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक इसलिए हमने कहा कि ये मैग्नेट में भी आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है,
ये हमने कन्वीनियंस से माना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में प्लस से माइनस माना गया। अच्छा, वेक्टर बनाया कैसे गया भाई? लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई कहां से वेक्टर आपने लगा दिया, तो ये माना गया कि इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेता हूं। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, इसलिए वेक्टर बना गया। तो अक्सर जब आप डाइपोल कहीं देखा होगा तो इधर माइनस क्यू लिखा होता है, इधर प्लस क्यू लिखा होता है, ज्यादातर केसेस आपने बुक में जितने भी डायग्राम देखे हो इधर माइनस क्यू लिखा होता है, इधर प्लस क्यू लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दिखाना चाहते हैं पी, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर कहीं उल्टा डायग्राम बनाओ, इधर माइनस क्यू हो इधर प्लस क्यू हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बस प्लस माइनस से प्लस क्यू हो जाए, ये याद रखिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, नोट कर लिया? आज इस चैप्टर Yes, को sir. खत्म करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा खत्म हो जाएगा आज। इसके पहले का पढ़ के तो बैठे होंगे आप लोग, यस बोलने में क्या दिक्कत है, झूठा ना बनिए। अच्छा, एक कूलाम चार्ज मालूम कितना होता है? एक कूलाम चार्ज इतना ज्यादा होता है, जरा समझिएगा, एक कूलाम, 1 कूलाम चार्ज अगर हर सेकंड किसी कंडक्टर से, भाई देखिए चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अगर इसको एक कूलाम चार्ज देना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर किसी कंडक्टर से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड इसमें आए तो 180 साल बाद इसमें एक कूलाम चार्ज आएगा। 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर सेकंड इस पे ट्रांसफर हो तो 180 साल, तकरीबन 200 साल लगेंगे इसको 1 कूलाम चार्ज लेने में। आप कहेंगे लगेंगे तो कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे बता रहा था। अब देखिए, हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो क्या कहीं, अच्छा चार्ज तो है, चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो क्या ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करना चाहिए भाई। डाइपोल में हमने क्या बताया कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसका नेट चार्ज 0 आप बता रहे हो। तो इसका मतलब क्या ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? भाई देखिए, अगर दोनों चार्जेस एक पॉइंट पे होते तब तो ना करते, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है, तो किसी पॉइंट पे दोनों के इफेक्ट भी अलग अलग होंगे। तो जब दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हो नहीं सकता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेंगे। तो अब कितना क्रिएट करेंगे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये 2 हेडिंग्स हैं, 2 में से एक बोर्ड में जरूर आती है। मतलब हम कहते हैं ये जो हेडिंग हम बताने जा रहे हैं, एग्जामिनर्स लव्स इट, एग्जामिनर के बड़ा पसंदीदा ये टॉपिक है। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ के लिखिएगा, प्रूफ थोड़ा लेंदी है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई बोले तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो ई हम बना रहे हैं केवल स्टाइल में। पहला है, अब 2 केसेस यहां पर है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल या एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। जरा समझने की कोशिश करिएगा, हेडिंग नोट करिए क्योंकि ऊपर हम रब करेंगे, जगह कम है इसलिए रब करेंगे। अच्छा बना रहने दो, नहीं रब, अच्छा रहने, देखो ध्यान से क्या लफड़ा क्या है। ये एक डाइपोल है, ए भी एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये रब कर रहे हो, नोट कर लिया ना? Yes. थोड़ा सा जगह मिल जाएगी हमको।
देखिए ये एक डाइपोल है, ए बी एक डाइपोल है। जो डायग्राम आप बना रहे हैं उस डायग्राम के बारे में हल्का सा लिखिएगा। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच की दूरी 2l है। और ये इस माइनस से प्लस जो लाइन मिलती है ना, ये इसका एक्सिस होता है। तो इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसका एक्सिस है, और इसके एक्सिस पर इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो डायग्राम समझ में आया? तो लिखिए लेट ए बी इज अ डाइपोल, लेट ए बी इज अ डाइपोल and there is a point P, and there is a point P on its axis, there is a point P on its axis at distance r from the point O, at distance r from the point O, at which the electric field is required, at which the electric field is required। बस इतनी लैंग्वेज लिखना है, बहुत ना ज्यादा थ्योरी लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर मैथमेटिक्स रोता है। अब जरा समझिए, यहां पर कितने चार्जेस हैं? दो, दोनों ही वहां फील्ड क्रिएट करेंगे। किसी भी चार्ज के द्वारा, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसका फार्मूला है 1/4πε0 Q/r²। याद है ना? इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, इसको दे दिया हमने E1 नाम। फॉर्मूला 1/4πε0 Q/, और प्लस क्यू से इसकी दूरी है बीपी, बीपी, बीपी का स्क्वायर। अब अर्णव साहब सावधान हो गए? सावधान? यस सर। मैं इस पॉइंट पे हूं। आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस क्यू होता है, प्लस से माइनस क्यू। अब बताओ यहां पर डायरेक्शन क्या दिखा है? प्लस ये है और माइनस ये। सर राइट की तरफ। नहीं, प्लस से माइनस क्यू जाओ, नहीं जा सकते ना? यस सर, उसका मेरा सर मतलब ये था कि वो नहीं, प्लस अरे चार्ज से ओरिजिन होती है, माइनस चार्ज पे टर्मिनेट होती है। जो प्लस से माइनस आप याद करते हैं वहां पर मैं फंसा रहा हूं। प्लस से माइनस आप नहीं जाते, तो याद क्या करोगे? प्लस से दूर, माइनस की ओर। मैं ये कहना चाहता हूं। यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इससे दूर E1। तो इसमें हम लिख दें टूवर्ड्स बीपी, ऐसे लिख दे चलेगा? अगर मैं टूवर्ड्स बीपी लिख रहा हूं तो मतलब बी से पी की तरफ हो जाएगा, वेक्टर चढ़ा दिया। बट डायग्राम में तो क्लियर ही है, लेकिन टूवर्ड्स बीपी लिखा मतलब बी से पी की तरफ। अच्छा, जरा बीपी की लंबाई कितनी है बताएं? R-7। भाई ये टोटल O से R है, तो ये LL है, तो ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू प्लस क्यू। अब माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, इसको E2 लिखेंगे, तो आएगा 1/4πε0 Q/, AP का स्क्वायर। AP मतलब मैं नहीं, AP डिस्टेंस है, R+L whole square। ये R+L हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस की ओर, ये माइनस की ओर हो गया। तो इसको हम PA लिख दें, टुवर्ड्स PA, टुवर्ड्स PA लिख करके और वेक्टर चढ़ा दें, तो मालूम हो जाएगा P से A की तरफ। तो जो इसकी वैल्यू आएगी E2 की, वो आएगी 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। इसे नोट करें, रब करेंगे हम।
अब चलते हैं वेक्टर में, पहुंच गए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। सर डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होती थी? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सर डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता था वैसे? -q से प्लस। ये हमने अपने कन्वीनियंस से माना है, केमिस्ट्री में प्लस माइनस करते हैं, हमने ए माइनस से लेकर के प्लस की ओर को हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना। केमिस्ट्री में प्लस से माइनस मानते हैं, उसमें कुछ हीट का फ्लो का सब कुछ लफड़ा होता है। अब वहां क्यों मानते हैं केमिस्ट्री वालों की, नहीं हम कैसे बता दें, माइनस से प्लस होता है। अब जरा बताइए, चलते हैं 11th क्लास में, वहां पर दो वेक्टर्स थे, उनका रिजल्टेंट निकाला था हमने। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है E1 और E2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? भाई E1 E2 अपोजिट है। अब बताना यह है कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा, E1 E2 में बड़ा कौन? सर E1। E1 बड़ा है, सभी लोग इससे सहमत हैं? दो कारण बताओ क्यों बड़ा है। सर डिनोमिनेटर मतलब हाँ, छोटा है। पहला मैथमेटिकल कारण है कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और फिजिक्स का कारण ये है, ये चार्ज इसके नजदीक है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा वहां। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू, तो E1 माइनस E2। अब इन वैल्यूज को रखते हैं और माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा प्रूफ हो गया। देखिए, तो E1 ऐसा करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये विजिबिलिटी ठीक है ना? नहीं, इससे ज्यादा हम Yes, कर भी नहीं sir. सकते, वो तीन तीन लाइटें जल रही हैं, काफी तो जल सकती है। इसमें एलसीएम ले लेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये इसको यहां ले जाएंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, और माइनस को पीछे से इसके दौड़ा देंगे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये कैसे हुआ ये ना पूछिएगा, बोले पूछना तो चाहते हैं, आप कैसे पूछे, अरे भाई ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये माइनस पीछे से गया है तो साइन चेंज हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR अपान, ये सॉरी ये इंटू है, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि हमने क्या कहा डाइपोल के बारे में कि टू चार्जेस आर प्लेस एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, 2l बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है और l उससे भी शॉर्ट डिस्टेंस, और जब किसी बहुत छोटी वैल्यू को आप स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 0.1 छोटी वैल्यू है और उसका स्क्वायर कर दो 0.0001 हो जाएगा, यानी कि r की तुलना में l स्क्वायर बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एज l इज लेस एंड लेस देन r, सो नेग्लेक्टिंग l स्क्वायर, ये यहां नेग्लेक्ट किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से न्यूमेरिकल लगते हैं कभी कभी, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये जो आप नेग्लेक्ट करेंगे, ये नोट कर लिया है ना, ये नोट कर लिया है। तो E जब लिखेंगे आप, E इज इक्वल टू, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4LR अपान, तो आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो R की पावर 4 हो जाएगा और एक पावर से एक पावर कट जाएगी।
तो ये हम देखेंगे, देखिए 1/4πε0, एक r से r कट गया तो r³ बचा, ऊपर देखिए जरा 2 × 2QL अलग कर दिया, और अभी हम 2QL बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो आएगा 1/4πε0 2p/r³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जाता, यहां लिख देंगे वेयर P जो है ना वो 2QL है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए जब E1 और E2 में E1 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन में है, और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें आप, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसी को लिख लीजिएगा, केवल E और P के ऊपर वेक्टर चढ़ा दीजिए। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों पैरेलल हैं, जो P की डायरेक्शन है वही E की डायरेक्शन है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यूमेरिकल में यूज होता है, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज होता है, P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। तो कैसा लगा प्रूफ ये पावनी, समझ में आया? समझ में बात आई? Yes, sir. हाँ, समझ के करिएगा, रटिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, और बार बार हम कहते हैं डरिएगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स की तलवार हम लिए हैं, जरा फिजिक्स दिखाए कि हम तलवार निकाल दिखा दे। नोट कर लिया? इसको ध्यान रखिएगा, जब एट एनी पॉइंट आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सिलेबस में आपकी नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तब इसी डाइपोल की सहायता से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब लिखिए दूसरा है, दूसरा केस लिखिए, ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन, इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। पहले इसका मतलब समझे फिर इसको समझे, देखो ध्यान से, ये है एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, और एक प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये प्लेन की बात कर रहा हूं, ये प्लेन, अब ये प्लेन का ये वाला पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए लाइन दिख रही है, इस पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम तो समझ में आ गया, तो लिखिए लेट AB इज अ डाइपोल, लेट AB इज अ डाइपोल। अब जब हमने कहा इज अ डाइपोल, तो यहाँ चार्जेस क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो डायग्राम में क्लियर है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेट AB इज अ डाइपोल and there is a point P, there is a point P at distance r on its perpendicular bisector, on its perpendicular bisector at which the electric field is required, at which the electric field is required। आते हैं, देखो ध्यान से, सावधान। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो प्लस की वजह से निकालोगे, तो ये पॉइंट मिलाना पड़ेगा आपको। तो हमने पहले तो B से P को मिला दिया, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² प्लस L², और ये डिस्टेंस मिला दिया, ये भी हो जाएगी √r² प्लस L²। तो पहले तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, जिसको कि E1 लिखेंगे, तो आएगा 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, इसी लाइन पर इससे दूर की ओर, तो हम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन लिख सकते हैं टूवर्ड्स, हम B to P नहीं करेंगे, BP कह के एरो लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, मालूम हो जाएगा B से P की तरफ है। अच्छा, वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q/, अब चूंकि ये है √r² + l², इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा r² + l²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकल आया, प्लस से दूर की ओर। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, E2 1/4πε0 Q/AP²। डायरेक्शन इसी लाइन पर माइनस की ओर, तो ये माइनस की ओर हो गया, ये E2 लिखेंगे टूवर्ड्स P to A, तो 1/4πε0 Q/r² + l²। इतना नोट करिए, फिर बताएं इसमें ड्रामा क्या है। बता दीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा। नोटेड। ओके, अब जरा देखिए इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, थोड़ा टेक्निकल है। फिर चलते हैं 11th क्लास में। आप कहेंगे बार बार 11 पहुंच जाते हो, ऐसा पैसा को 11 ही पढ़ाओ ना, जिन्हें पहुंचना पड़ता है। जरा देखिए ध्यान से, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें। इसके रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके, देखो ध्यान से। ये ट्रायंगल दिख रहा है PAB, इसमें दोनों एंगल, दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये थीटा, अभी आप ना बनाइएगा, मैं किसी और तरीके बता रहा हूं, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा यार, ये वाला लिखिएगा नहीं आप, बस थोड़ा आप समझिए, 2 थीटा। 2 थीटा होगा। तो E1 E2 का रिजल्टेंट अगर निकालना है तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर दो वेक्टर्स P और Q थे और थीटा उनके बीच का एंगल था, तो उनका रिजल्टेंट था r² = P² + Q² + 2PQ cos θ। तो इसका रिजल्टेंट E1² + E2² + 2E1 E2 cos 2 θ होगा। भाई अगर ये 2 थीटा है तो इसका जो रिजल्ट, बनाइएगा नहीं आप, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो E² = E1² + E2² + 2E1 E2 cos 2 θ होगा, नहीं होगा? यस सर। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल टफ पड़ जाएगा, इसलिए इस वाले फार्मूले से हम नहीं कर रहे। अब आपने कहा इस वाले से नहीं कर रहे, तो भाई साहब बताए काहे हो? बताए इसलिए है किसी बुक में किया हो तो कंफ्यूज न करना, देखो बाद में बताए नहीं थे, बड़े आए अपना मेथड बता रहे थे, देखो टफ मेथड छोड़ दिया, इसलिए हमने बताया। अच्छा जरा समझिए, E1 E2 के बीच एंगल 2 थीटा है, E1 E2 की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल इसके बीच से होकर पास होगा, नहीं होगा? अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल इससे बीच से होकर पास होगा, यानी ये वाला एंगल भी थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, नहीं होगा? यस सर। अब जरा समझिए इसको कंपोनेंट फॉर्म में, ये नोट कर लिया होगा, ये डायग्राम भी बनेगा जो हम बनाने जा रहे हैं। वो जो E1 E2 cos वाला बताया है वो भी मेथड ठीक है। देखो ये E1 है, ये E2 है, जो कि सेम है, वैल्यू इज इक्वल, ये इसका रिजल्टेंट, ये थीटा है। देखो E1 का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होता है E1 cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है E1 sin थीटा। इसलिए हम कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं करते कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos होगा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट cos होगा और उसके परपेंडिकुलर sin होगा। E2 का ये जो थीटा है ना,
ये कंपोनेंट E2 cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट E2 sin थीटा होगा। ये डायग्राम समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर आप Yes, sir. इस कंपोनेंट को देखो, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। इवन E2 जो नाम दिया गया था उसका अब एक सबका नाम सेम रख दोगे तो दिक्कत आएगी। तो चूंकि दो चार्जेस थे इसलिए इनके नेमिंग अलग की गई, वैल्यू सेम। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कैसी कही? ठीक कही? यस सर। बात हाँ नोट करिए, यही बस यही पकड़ना है। अब आप कहेंगे हम तो भाई साहब इससे लगाएंगे, कोई दिक्कत तब भी आ जाए, उससे लगाओ तब भी आ जाएगी। उसमें 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा तो उसमें cos 2 थीटा से 1 को कैंसिल कर दोगे, रिजल्ट आ जाए। ये नोट करिए। अच्छा, चूंकि E1 E2 की वैल्यू सेम है तो वैल्यू रखने के बाद हम कॉमन ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंदर बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा। जब यहां cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। नहीं, मेरे इसलिए समझ में आ रही भाई, इधर सीधा दिखता है, इसमें हमको उल्टा दिखता है, इसलिए हमको लगता मैं उल्टे पुल्टा लिख रहा हूँ। हाँ, जहां समझना है पूछ लेना, इसलिए मैं बोलता भी रहता हूँ। ये कंपोनेंट समझ में आया सबको? क्योंकि यही मेन जड़ है, यहीं से वैल्यू निकाली गई। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम कंपोनेंट समझा दें। No, किसी को sir, it's clear. हाँ, ये इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो, कॉज ये क्यों होता है, साइन ये क्यों होता है, वो हम समझा सकते हैं। नोट कर लिया? अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सौरभ कर ले। देखो यहां लिख रहे हैं E इज इक्वल टू, उसके बाद यहां पर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL अपान, देखो ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और ये है रूट बोले तो हाफ, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। फिर L की सामत आ गई। प्रॉब्लम यह है कि जब बहुत बड़े के साथ छोटा होता है तो उसकी सामत आती है। जैसे हम लोग कहीं पार्टी में जाएं, अब क्योंकि हम लोग टीचर हैं भाई, तो आओ वाजपेयी जी हो कैसे हैं, सर कैसे हैं, लेकिन अगर कहीं डीएम एसपी या कहीं मंत्री के किसी पार्टी में इनवाइट किया गया तो वहां पर भैया ही पूछेंगे आ गए हो, ठीक, खाली हो जाओ। वहां कोई ज्यादा आप पूछ आपकी नहीं हो, ठीक है। तो चूंकि एल भाई साहब यहाँ देखो अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आर के साथ है इसलिए निगलेक्ट किए गए। वही बात करेंगे, एज एल इज लेस एंड लेस देन आर बोले बहुत ही छोटे, सो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, सो E इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R टू पावर 3 आएगा भाई, ये स्क्वायर की पावर 3/2, पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगी भाई। इसको देख रहे होंगे आप, क्या लिखा है ये P अपान RQ, जहां P आप जानते हैं P क्या है, P इज इक्वल टू 2QL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे लिख क्या रहे हैं, P is the point at which electric field is required। अरे भाई वो तो नाम दिया है, उसको L मान लो। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आया।
नोट करके बता दीजिएगा, हम वही वेट करते हैं। और जिसका छूट जाए नहीं कि एक ने डन कहा तो दूसरे का हो गया डन, हम नहीं बोलेंगे, बता दें कि थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, अब जरा इसकी डायरेक्शन देखते हैं। क्या ए बी लाइन ई के पैरेलल है? क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? यस सर। क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये तो मालूम पैरेलल है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, या लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो ऐसा करिएगा ई और पी पे वेक्टर चढ़ा दो, यहां नेगेटिव लगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे की, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये दोनों प्रूफ में से एक प्रूफ अक्सर बोर्ड में अपनी धमक रखता है, नोट कर लिया। अच्छा, जरा एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों में वैल्यू देखिए, यहां पर P आया है और एक्सियल में यहां 2P आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर मिड पॉइंट से उतनी ही दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है? इसकी नहीं कह सकते हैं। तो एक नोटिंग करके आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। एक नोटिंग करके लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए, और कभी कभी शॉर्ट में कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक नोटिंग करके लिखिए, ई जो एक्सियल होता है वो 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल, होता है ना? तो वो अपनी जानकारी के लिए आप लिखेंगे। अगर आपसे प्रूफ के लिए कहा जाए कि प्रूफ करिए इसको, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा क्वेश्चन है। अगर 1 नंबर का है तो डायरेक्ट एक्सियल का फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट एक्सियल का फॉर्मूला लिखिए। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मान लिया 3-4 नंबर का है तो फिर एक्सियल को भी प्रूफ करिए, इक्वेटोरियल को भी प्रूफ करिए, दोनों को डिवाइड करिए। इतना कभी नहीं आता है क्योंकि एग्जामिनर लव्स इट, लेकिन एग्जामिनर लव्स टू द स्टूडेंट्स आल्सो। तो स्टूडेंट को जानते हैं कि बड़ा बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा देते नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है और उसको अलाइन करने की कोशिश करता है, उसको घुमाने की कोशिश करता है। और जो घुमाने की कोशिश करने वाला फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? वो फोर्स है, हाँ, टॉर्क। यानी कि देखिए, हमने बताया था फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है। फोर्स वो होता है जो बॉडी में फोर्स लगाने पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते, उसका नाम फोर्स, और जो उसको टर्न करने की कोशिश करे उसको कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल, अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस एरिया में वो डाइपोल रखा है उसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको किसी चार्ज ने क्रिएट किया हो, किसने किया हमसे उससे मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली समझिएगा, यहाँ एक नेगेटिव प्लेट रखी होगी, सॉरी यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट रखी होगी, यहाँ एक नेगेटिव प्लेट रखी होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, ठीक है। उस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। माइनस इधर प्लस इधर लिखने का केवल मकसद होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को इजी करना। अदरवाइज अगर एग्जाम में उल्टा बन के आता है तो आपको उस तरीके डायरेक्शन दिखानी। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, वो बात की बात है। ये बी पॉइंट। जरा देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है, उस पर फोर्स लगता है EQ, क्यूई, हाँ वही बात, इक्यू। डायरेक्शन क्या होगी? प्लस पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती सब फील्ड के डायरेक्शन में। है? फील्ड की डायरेक्शन में भी हम समझा चुके थे। तो इसमें फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्यूई, और माइनस में भी लगेगा उल्टी डायरेक्शन में क्यूई। यहाँ पर माइनस क्यूई ना लिखिएगा, कहीं कहीं माइनस क्यूई लिखा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ को डायरेक्शन दिखाई। जहां पर स्केलर क्वांटिटी होती है और वहां डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वहां प्लस माइनस लगा दो। जरा इस क्यूई और क्यूई को देखो ध्यान से, दोनों कैसे हैं? बोले बहुत क्यूट है, बहुत इडियट है, यहाँ पर आ गए प्रूफ करने के लिए। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल अपोजिट, दोनों एंटी पैरेलल हैं, लेकिन दोनों क्या कहलाएंगे? कपल। कपल कहलाएंगे। अरे कहीं पर भी एंटी पैरेलल फोर्स लगते हैं तो कपल फॉर्म होता है, कहीं पर भी एंटी पैरेलल फोर्स लगते हैं तो कपल फॉर्म होता है। नो सर। तो ये भी कपल कैसे हो गए? So this separated by a distance. हाँ, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये फोर्स ऐसे लगे, ये फोर्स ऐसे लगे, तो ये कपल नहीं फॉर्म होता है। इनका जो है सेपरेशन होना चाहिए थोड़ा सा, एंटी पैरेलल हो तो दोनों कपल होंगे। तो ये कपल दोनों कर क्या रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल को ऐसे करने की कोशिश कर, अलाइन करने की कोशिश कर रही है, और कहीं पर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करने को ही हम टॉर्क कहते हैं। तो पहले तो डायग्राम के बारे में लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एक डाइपोल ए बी है जो फील्ड से थीटा एंगल बनाता हुआ लग रहा है, यहाँ पर ये फोर्स लग। डायग्राम के बारे में हम नहीं लिखना है। तो देखिए, तो टॉर्क एक्टिंग क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कपल का मोमेंट। ये टॉर्क का मोमेंट कैसे निकलता है? F cross R. कोई एक नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की हम बात नहीं करेंगे, वो ना और कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, कोई फोर्स हो गया क्यूई, देखो ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाइड बाई BC, ये कपल का टॉर्क होता है। याद है ना, क्लास 9th से स्टार्टिंग आप पढ़ते हैं वहां पर, उसने बता रहे 9th, अभी पूछना ना शुरू कर दे, पूछेंगे नहीं, चिंता मत। मालूम है ना सबको ये फार्मूला? यस सर। नहीं? Yes sir. कोई है इसमें जिसको ना मालूम? पावनी फार्मूला मालूम है ना? सर मुझे एक डाउट है सर, बता। आपने हाँ। बोला था कंडीशन क्या है कपल होने के लिए? क्या कंडीशन कि लाइन ऑफ एक्शन क्या डिफरेंट डायरेक्शंस में होनी चाहिए, ये कह रहा था? एंटी पैरेलल होनी चाहिए, एंटी पैरेलल। ओके, तभी तो ये है। अगर इधर फोर्स ऊपर लगाओगे, इधर भी ऊपर लगाओ तो घूमेगा कहाँ है? तो ऊपर चला जाएगा। एक Yes, फोर्स ऊपर लगे एक नीचे लगे तभी तो इसको घुमा पाएगा वो, और एक ही पॉइंट पे अगर लगेगा, अगर ऊपर और नीचे, तब भी नहीं घुमा सकता वो। तो कपल में एंटी पैरेलल हो और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, ठीक है। पावनी ये फॉर्मूला याद है ना? यस। जबरदस्ती ऐसा ना बोला, जहां कंफ्यूजन हो। देखिए बार बार कहते हैं जहां भी कंफ्यूजन हो
अगर मुझे 2 into 2 4 नहीं आता तो नहीं आता, बस काम खत्म। ठीक है, नहीं समझे? हम लोग जब पढ़ते थे, थोड़ी कहानी बता देंगे, हम लोग पढ़ते थे तो लड़कियां ज्यादा क्वेश्चन लगा के आती है ना। अब उसमें न्यूमेरिकल है 50, तो वो पूछेंगे 45th क्वेश्चन नक्शेबाजी दिखाने के लिए। अब हमको तो पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तो अब क्या करें? तो हम लोग पहले से बिस्कुट बनाते कि इनको पूछने नहीं देते। हम खड़े हो गए, सर दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा बड़ा इजी है। हमने कहा तो अपना काम मुझे नहीं आता, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। 2-3 दिन जब टीचर को फंसाए रहे तो 45 तो पहुंच ही नहीं पाता था। वो कहता था बहुत न्यूमेरिकल हो गया, अब अगला चैप्टर स्टार्ट। तो उनको पूछने नहीं देते थे। बाद में उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, कृपया आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आज हमें क्वेश्चन पूछने दो। तो हम लोग कहते ठीक, माफ किया, आज पूछ लो। तो अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, डिस्कस कर लिया करें। ठीक, आइए जरा ये बताइए, ये तो 12 लेंथ है, क्योंकि डाइपोल की लेंथ क्या मानी जाती है? 12। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर इस ट्रायंगल में sin थीटा लगा दो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम 12 sin थीटा ले सकते हैं। तो ये हो गया QE इंटू 12 sin थीटा। तो 2QL अलग कर दो इंटू E sin थीटा इज इक्वल टू PE sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, जहां P हम जानते हैं क्या होता है, बार बार लिखते आ रहे हैं। P इज इक्वल टू 2QL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये आपका, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप 11th में पढ़े ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, तो टाउ इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस। तो ये वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू होती है। कभी कभी पी और ई को ये वेक्टर फॉर्म में लिख करके वो आपसे टाउ पूछ लेते हैं। ये पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म में होता है। हो गया? यस सर। एक चीज जरा देखिए ध्यान से, नोट कर लीजिए पहले। ये जो हमने टाउ बराबर पी साइन थीटा लिखा है, इसमें डाइपोल की कौन सी चीज है? पी डाइपोल की है ना। पी को कम ज्यादा होने से किस पर फर्क पड़ेगा? पी अगर कम हो जाएगा तो इसमें कौन सी वैल्यू कम हो जाएगी? टॉर्क। टॉर्क कम हो जाएगा। अभी हम पी के बारे में क्या बता रहे थे? हम कह रहे थे पी एक स्ट्रेंथ है उसकी वो ताकत है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने की उसकी ताकत, ये हम कह रहे थे ना। यस सर। तो देख, क्लियर हो गया कि पी ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो ये उसकी रोटेट करने की ताकत। जैसे हम एक फील्ड क्रिएट करते हैं आपके सामने, आप डाइपोल हैं, हम एक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो आपकी ताकत है कि हमारे डायरेक्शन में कितना रोटेट होते हैं। एक होता समझ में आया? बोले हाँ समझ में आया। हैव यू गॉट इट? यस आई हैव गॉट। बगल वाले का क्या गॉट इट? वाला कुछ नहीं गॉट इट। अब हैव यू कर रहे हैं तो क्या करें? यस बोल देंगे। तो एक वो होता है, एक होता बहुत जल्दी मतलब मोटिवेट हो जाना। तो यानी कि पी उसकी ताकत है। अब जरा समझिएगा कुछ बात, अगर थीटा चेंज करते रहे तो टाउ चेंज होता रहेगा। अगर थीटा 90 कर तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? P इंटू ई हो जाएगा। तो P की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टाउ मैक्सिमम अपॉन ई। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन भी आपको दिख रही है यहाँ पर। अगर यहां पर E को यूनिटी मान ले तो P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज दैट मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं कह सकते हैं, यानी हमें यहां कह सकते हैं, लिखिए नोट करिए इसको, फिर डेफिनेशन लिखवाते हैं। देखो क्लास 1.5 घंटे की होती है, तो जरा थोड़ा सा एक्टिवनेस और थोड़ा पानी वानी कॉफी वॉफी लेके बैठा करो। डन सर। ओके, तो इसकी अगर डेफिनेशन कहे तो अपने आप लिख लोगे? लिखो चाहे। सो हेंस लिखिए, हेंस, ये मुर्गी वाला हेंस नहीं है, हेंस लिखिए द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
the electric dipole moment may be defined as the torque, may be defined as the torque, defined as the torque acting on the dipole, on the dipole placed perpendicularly, placed perpendicularly placed perpendicularly to the unit, या in the unit electric field, in the unit electric field. अब कुछ बातें और इसके बारे में कर लेते हैं, नोट कर लिया? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो इससे डेफिनेशन बनाओ, पी टाउ के इक्वल है ना? यस सर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द टॉर्क, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, ठीक है? कहां रखा गया है? प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, थीटा 90 है, in the unit electric field, in the unit uniform electric field, unit uniform electric. अब जरा समझिए, कुछ बातें करते हैं और ये लफड़ा क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायग्राम बनाना नहीं, दोबारा मैं समझा रहा हूं केवल। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, यहाँ पर फोर्स लग गया क्यूई, यहाँ पर फोर्स लग गया क्यूई, और ये घूम के रिंग हो गया और ये सीधे हो गया। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, माइनस। अब टॉर्क कितना लगेगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता था कि हमारी डायरेक्शन में हो जाए, हो गए। तो स्पेशल केस यहां लिखिए जरा, स्पेशल केस पहला, अगर थीटा 0 हो जाए तो टाउ कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? यहां थोड़ी जगह छोड़िएगा, हम कुछ और बताना चाहते हैं। सेकेंड केस देखिए, अभी लिखिएगा नहीं इसको, देखो ध्यान से। ये जो डाइपोल है ना, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ था, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, ये ऐसे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये घूम करके 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है कि अब ये गया कहां, अब ये और रोटेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं मान रहा है, उल्टा हो गया, इधर प्लस क्यू आ गया, इधर माइनस क्यू आ गया। अभी थीटा कितना हो गया? 180, थीटा 180 हो। अब टॉर्क क्या हो गया? 0। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है मेरी डायरेक्शन में आओ, आप चले गए तो आप पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जैसे कुछ स्कूल्स में जहां पर ट्यूशन बाजी होती है, बाजी बोला हम, टीचर ने कहा देखो मेरे यहाँ जाना और फला जगह कोचिंग चलती है, आप पहुंच गए तो आप पे कोई फोर्स अब नहीं लगेगा, स्कूल में आप फ्री है, आप ब्लैंक शीट करोगे और चेक करके उसमें गुड दे दिया जाए। जैसे हम तो उनको भी पीटते थे जो मेरे यहाँ आते थे, पहले उन्हीं को पीटते थे कि आप मेरे यहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ के क्यों नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी चीज, तो मेरे यहाँ आते भी नहीं थे। बोले जाओ तभी मार खाओ, ना जाओ तभी मार खाओ, हम भी पहले पीटते हैं, ठीक है? तो अब आप उनके यहाँ चले गए और आप पर टॉर्क 0। जैसे क्लास में आएंगे और बड़े मुस्कुराते हुए आप बात करो, बेटा बढ़िया हो, काफी लेके आया, नहीं लाया कल ले आना, कल भी नहीं, परसों ले आना, अरे जब मन बोले घर में दिखा देना। अब आपसे तो आप पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। अब जरा यहां पर आ जाओ, टीचर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब चूंकि आप पढ़ने नहीं आते और आप भी एंटी हो उनके बिल्कुल कि हम नहीं जाएंगे, हम तो वाजपेयी सर से पढ़ते हैं, नहीं अब वो तो मैं ऐसे ही फिर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं आते? बस नहीं आते, हम आते नहीं बोल सकते ना क्लास में, काम किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? नहीं किया, नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। टीचर क्या करेगा आपसे? सिट डाउन,
तब भी आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि आप अगर इस तरीके से बिहेव करोगे, जैसे टीचर क्लास के अंदर जाएगा वैसे मन में उसके रहेगा कि बेटा आने दो मौका, प्रैक्टिकल आने दो, हमारा 20 नंबर न दिया 8 नंबर तो मेरा नाम भी जो भी है वो नहीं। ऐसा होता है मन में, होगा कि नहीं होगा? नहीं, आप सोचिए, और आपको क्या लगेगा कि फिर क्लास में आ गया, जल्दी से बेल ओवर हो, ये बाहर क्लास से निकले। तो दोनों ही केसेस में अंतर क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, और ये भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों में कोई भी फोर्स टॉर्क नहीं लग रहा है, लेकिन ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, नॉन स्टेबल, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि भैया ये जो प्लस है ना, इस पर फोर्स इधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन, माइनस में इधर लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है ये कि घूम के मेरी डायरेक्शन में आए, ये तब तक चाहेगा जब तक कि घुमा न दे। तो ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये एग्जांपल ना लिखिएगा जो हमने दिया, वैसे दिया है हमने, ये नोट कर लीजिएगा। अगर थीटा 90 है, ये 180 है, तब भी टाउ 0, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर थीटा 0 है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। प्रैक्टिकली बात समझ में आई नहीं आई? एक प्रैक्टिकल हम बात कर, आप बहुत बदतमीज हैं। टीचर जो भी कहता है आप बहस करना शुरू कर देते हो, टीचर कहेगा जाओ, नहीं ठीक है, आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मन ही मन वो सोचेगा कि बेटा मौका आने तो तुमको बताएंगे। अभी जैसे 9th वाला वो नहीं हो रहा तो बोर्ड पास किया जाएगा, अभी स्कूल से कहा गया नंबर आप भेजो। तो अगर इस केस वाले जो होंगे उनके नंबर कैसे जाएंगे? प्राइवेट स्कूल वाले सबको नंबर दे देते हैं, कोशिश करेंगे अगर सबको 20 दिया तो तुमको 18 देंगे, क्योंकि आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नोट करिए सर। एक बार फिर समझा दो स्टेबल। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि आप उसकी डायरेक्शन में हो जाइए, यही चाहता है ना, और आप उसकी डायरेक्शन में हो गए तो आपके ऊपर अब टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम हो गया। और अगर ये 180 डिग्री में घूम जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखिएगा, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? यस सर। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये चाहता है ये घूम के इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस को पसंद कर रहा है, तो ये घुमाने की हमेशा कोशिश करेगा कि घूम जाए। ठीक है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, इसमें भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, इसमें भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। स्टेबल जैसे एक रॉड है, ये ऐसे हमने डाल दी, ये स्टेबल है, हल्का सा हिलाएं कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप किसी प्लेन ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रख दीजिएगा जहां फ्रिक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो फ्रिक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अब गिरी कि तब गिरी, तो गिरने वाली है, लग रहा है गिर जाएगी, तो अनस्टेबल होता है। तो 0 में डायरेक्शन में है वो, इसलिए स्टेबल है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहता वही कर दिया ना हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस को इधर लेना चाहता है, माइनस को इधर चाहता है, तो इसलिए वो स्टेबल हो गया। दूसरी तरीके से समझिएगा, न ज्यादा तरीके से ना समझिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, यही समझिए, कभी ज्यादा समझाने में गड़बड़ हो जाती। तो अर्णव साहब बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो कम ज्यादा होता। तो एक स्पेशल केस लिखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा? ये यूनिफॉर्म स्कूल वाली नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, उसी से यूनिफॉर्म वर्ड भी बना हुआ है। हाँ जरा समझिएगा, एक मिनट जरा इसको रिफिलिंग कर लें। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो चेंज हो रही। ठीक है, तो अब देखिए पहले टॉर्क कैसे लिखा जाएगा फिर हम बताते हैं, एक मिनट। देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो टाउ का जो फार्मूला आप लिखते हो P क्रॉस E लिखते हो ना, ये लिखते हो ना,
तो ई को जरा ई का फार्मूला बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने क्रिएट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। यस सर। यहाँ क्या चेंज हो रहा है? आस्कर। आर चेंज हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर ई के ब्रैकेट में आर लिख दें। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ई डिपेंड्स अपॉन आर, यानी आर पर डिपेंड करता है। आर चेंज होगा तो पॉइंट टू पॉइंट आर की वैल्यू चेंज होनी है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होनी है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर लिखा हो तो ई डिपेंड्स अपॉन आर, ई इज द फैक्टर ऑफ आर, या ई डिपेंड्स अपॉन आर, मतलब आर के चेंज होने पर ई चेंज हो रहा है। तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आर। सर एक बार फिर से बता सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं ई इज द फंक्शन ऑफ आर, ऐसे लिखते हैं। अगर ई टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे ई इज द फंक्शन ऑफ टी। लिखने का तरीका इसका, तो ई इज द फंक्शन ऑफ आर मतलब आर की पर डिपेंड करता है, नहीं आर बदलेगा तो ई बदलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ ई बदल रहा है आर के हिसाब। भाई सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने शो किया है, आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, तो जब पॉइंट बदल रहा है तो डिस्टेंस बदल रही है, आर बदल रहा है। और आप पहले से लिख लिए हो कि ई आर पर डिपेंड करता है, यानी ई यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए लिखने का तरीका है। समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा, अब जरा समझिएगा, अगर ये तो लिखने का तरीका है, अगर किसी डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका मोशन कैसा? जरा सावधान देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आना चाहिए आप। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कैसा है? आर पर डिपेंड करता है, यानी ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए, हमने एक डाइपोल ऐसे रखा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या दोनों फोर्स इक्वल होंगे? No, यहाँ sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यानी यहां पर फोर्स F1 लग रहा है और यहां पर फोर्स F2 लग रहा है। क्या दोनों फोर्स इसको घुमा नहीं सकते? घुमा तो देंगे, नहीं घुमा देंगे। भाई आप इस रॉड को पकड़िए, आप इधर खींचिए 1 न्यूटन से, हम इधर खींचिए 2 न्यूटन से, तो घूमेगा? तो ये नहीं घूमेगा, यानी कि दोनों मिलकर के टॉर्क तो क्रिएट करेंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। अब टॉर्क क्रिएट किया और डाइपोल घूम गया, और घूम करके डाइपोल ऐसे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, इधर F1 एक्ट कर रहा है, इधर F2 एक्ट कर रहा है, क्या दोनों फोर्स सेम है? No, sir. तो क्या ये मूव नहीं करेगा? करेगा। किधर की ओर करेगा? जिधर फोर्स ज्यादा हो। ज्यादा है। यानी कि इसमें दोनों फोर्स लगने पर टॉर्क तो क्रिएट हुआ, यानी एंगुलर मोशन तो हुआ, उसके साथ साथ डाइपोल आगे भी बढ़ेगा। यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल में एंगुलर मोशन भी होता है और लीनियर मोशन भी होता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यस सर। तो आप लिखिए, एक नोट लिखिए, द डाइपोल, हेडिंग डालिए, द डाइपोल प्लेस, या स्पेशल केस लिख के कर दीजिएगा, और कुछ लिखिए, एक लिखिए स्पेशल केस। स्पेशल केस में लिखिए व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। स्पेशल केस में एक हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखिएगा द डाइपोल एक्सपीरियंस
द डाइपोल एक्सपीरियंस अ नेट टॉर्क, एक तो टॉर्क ऐड करेगा उसमें, द डाइपोल एक्सपीरियंस अ नेट टॉर्क, टॉर्क क्या करेगा, वो उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। द डाइपोल एक्सपीरियंस अ नेट टॉर्क which turns to align the dipole towards electric field, which turns to align the dipole in the direction of electric field, या along the electric field, या towards the electric field, जो भी लिखा। तो एक तो ये एक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, अब वो अलाइन हो गया, अब क्या करेगा, अब उस पर एक नेट लीनियर फोर्स भी लगेगा। आगे लिखिए, एंड अ नेट लीनियर फोर्स, एंड अ नेट लीनियर फोर्स, linear force by which dipole moves in a linear motion with a net acceleration. Dipole has a linear motion with a net linear acceleration. समझ में आई बात? समझ में बात आई? यस सर। अब हमने कहा भाई इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्या, पहली बात को हम बताते हो, ये डाइपोल की जरूरत क्या है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इस डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब फिजिक्स में कुछ चीजें स्टडी क्यों की जाती भाई, हमें शुरुआत में बताया गया फिजिक्स का मतलब होता है हमारे चारों ओर जो घटित हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, हम केवल उसको ये देख रहे हैं कि वो किस कंसेप्ट से हो रहा है, और वही चीज हम अपने लैब में करते हैं और लैब में करके नियम बनाते हैं, वो आपको पढ़ा देते हैं, यही तो हम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर वाटर हाई लेवल से लो लेवल पे जाएगा तो फिजिक्स को उल्टा हम फ्लो करा देंगे, हाँ करा सकते हैं, उसका अलग से मशीन लगानी पड़ेगी। तो देखिए इस डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो डाइपोल फॉर्म में, तो जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है डाइपोल का वो क्या है, इसको केवल आपको जानकारी के लिए पढ़ना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, जैसे एक एग्जांपल है आपके पास NaCl का। NaCl कैसे बनता है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, कैसे बनेगा, Na+ और Cl-। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और Cl उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के नेगेटिव हो जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज, और Na में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज 0 ही रहेगा। यही होता है ना, यही Yes, होता है sir. ना। अब Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो Cl से कहेगा हाँ, इलेक्ट्रॉन दिया है, ऐसे नहीं है, हाँ भाई साहब आपने हमको इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों में अट्रैक्शन भी होगा, नहीं होगा? तो अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कितना नजदीक आएंगे, इतना आएंगे कि ये Na का मॉलिक्यूल जो इसका न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा नजदीक ये Cl आएगा, इसे ना दोनों न्यूक्लियस में घुस जाएंगे। तो अगर मैं Na को पॉजिटिव मानूं और Cl को नेगेटिव मानूं और नेट चार्ज उसके सेंटर पे मानूं, तो इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है? Yes, अगर sir. मैं नेट चार्ज सेंटर पे मान लेता हूं तो Cl के सेंटर पे मान लेता हूं ये नेट नेगेटिव चार्ज है और Na के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. तो हमारे नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस डाइपोल फॉर्म में होते हैं, तो हमेशा डाइपोल फॉर्म में ही होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे अच्छा भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक डब्बा नमक डाल देते हैं, कहीं पर डाल देते हैं नमक, 10 रुपए 20 रुपए का ले आते हैं, और NaCl में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और वहीं पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट फ्लो होगी, बल्ब जलेगा। तो क्या अगर हम बहुत सारा नमक डाल दें कहीं पर मेज पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? जी हाँ होगा, लेकिन लफड़ा है भाई साहब, एक मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ, एक ऐसे रखा, ये एक ऐसे रखा, एक ऐसे रखा, एक ने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, एक ने ऐसे बनाया, एक ने ऊपर बनाया, एक ने नीचे बनाया, एक ने इधर बनाया, एक ने इधर बनाया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो ये लफड़ा है, या तो आप उसके मॉलिक्यूल को अलग अलग करिए, मॉलिक्यूल को अलग अलग करिए,
और उनको मेज पे अलाइन करके रखिए, सबको अलाइन करिए, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन करिए, फिर उसमें तार लगा दीजिए, करंट फ्लो करा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमारे नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम डाइपोल की स्टडी करते हैं। अब वो एग्जांपल प्लस माइनस लिया कि हमने नेचर में जो हो रहा है वो हम लेके चलते हैं ना। जैसे दूसरा एग्जांपल H2O का होता है, हमें ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती इसलिए ज्यादा केमिस्ट्री पूछेगा। H2O होता है, H2O कैसे बनता है? 2H plus O2 minus। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है? ये ऑक्सीजन होता है, इसमें 2 माइनस होता है, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं? 120 डिग्री पे जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन एक इधर जुड़ा होता है ऐसे, और एक ऐसे जुड़ा होता है, और इनके बीच में एंगल होता है 120। ऐसे एक पॉइंट पे दिखा सकते हो आप, दिखाना चाहो तो। अब तो केमिस्ट्री वाले जानते हैं, जैसे दिखाया जाएगा। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ते हैं, H+H+, और ये 120 होता है, और ये O2 नेगेटिव। यही होता है ना? यस नहीं, सर। अब आप जानिए, ज्यादा केमिस्ट्री हमको ज्यादा नहीं आती, हम कहते हैं आ सकती थी, आई नहीं, नहीं आई तो नहीं आई, क्योंकि हमने पढ़ाना छोड़ दिया, वरना केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे। अब सुनिए, ये 2H का जो रिजल्ट, देखिए इसका रिजल्टेंट हम यहां पर मान लेते हैं, इसके सेंटर पे -2 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में मान लेते हैं प्लस में। तो ये एक डाइपोल बन रहा, नहीं बन रहा है? यस सर। तो ये डाइपोल बन रहा है, तो ये डाइपोल की प्रॉपर्टी भी तो शो करेगा कहीं ना कहीं। तो जब डाइपोल की प्रॉपर्टी शो करेगा तो हमको उसके बारे में स्टडी चाहिए ना, तो इसीलिए हम डाइपोल की स्टडी करते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपके डाइपोल का। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब वो जैसा आपने कहा केमिस्ट्री नहीं आती तो काहे को एग्जांपल लिख देते, उतना ही दे दे जितने हमको आती है। ठीक है, अब जरा एक और कॉन्सेप्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्यों पढ़ रहे हैं भाई? फिजिक्स में क्या मतलब होता है? दोस्ती पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी स्टूडेंट ने कहा ये बताइए ये सब मैथमेटिक्स का यूज कहाँ होता है? हम इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हमने कहा मैथमेटिक्स में जैसे कहीं पर ट्रांसफार्मर है, इसकी ये कुछ वैल्यू निकालने के लिए होता है। उसके पापा बगल में बैठे थे, बोले ये मेरे पापा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको कुछ नहीं आता है। अगर यूज होता है तो इनको आना चाहिए ना। तो अब क्या करें, होता है तो होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये कोर्स इस चैप्टर का खत्म हो गया, अब मैं केवल टाइम 10 मिनट अपना बिता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, समझा भी रहा हूँ। एक हेडिंग भी आपकी बुक में पड़ी हुई है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, पढ़ी है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा समझने की कोशिश करिए। बुक में जो लैंग्वेज लिखी है वो बड़ी खतरनाक लिखी है, उसको पढ़ के समझ में नहीं आता लिखी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या जरूरत है? तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत यह है ना कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज लेके हम आते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज हम क्यों लेके आते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, तो इस प्रकार से हम फोर्स लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, यही होता है ना। हाँ मैं आता हूँ, समझ में आ जाएगा। जब बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तब लगेगा अरे ये बता रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अगर है, कोई है, उसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, हम क्यू मान लेते हैं या क्यू नॉट मान लेते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है क्यू नॉट इंटू ई। तो ई से मल्टीप्लाई कर दें क्यू नॉट का, अपने आप फोर्स की वैल्यू निकल आती है। थोड़ा कन्वीनियंस है, इसलिए इसकी जरूरत है हमको। फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें रिक्वायरमेंट क्यों जरूरत है? तो हम आराम से फोर्स निकाल, समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, हमने कहा ठीक है, क्या जरूरत भाई साहब? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया है? किसी चार्ज ने। तो किसी पॉइंट, किसी सोर्स चार्ज ने किया होगा ना। और आप थोड़ी दूरी पर आप क्यू नॉट लेके आ रहे हो, तो क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की भाई साहब? कूलम्ब्स लॉ हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लफड़ा है भाई? इसके कैलकुलेशन करने में आपको क्या दिक्कत है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरत है?
तो क्या इससे फोर्स नहीं निकाल सकते? वो कन्वीनियंस है, अच्छी बात है, लेकिन बिना इस फार्मूले के क्या मैं फोर्स नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। तो जब मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, जरूरत क्या है? बोले हाँ बात तो सही है। बोले तो बुक में लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा, यहीं पर लफड़ा आता है, जरा सावधान, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज लिया, सोर्स चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज बहुत दूर रख दिया, बहुत दूर, लाइट की स्पीड से भी बहुत दूर रख दिया। अब इनके बीच फोर्स निकालना, चलिए कूलम्ब्स लगा देते हैं, छोड़िए। अब हमने इस चार्ज को यहां से हिलाना शुरू किया, और यहां पर अर्णव साहब बैठे हुए थे, टेलीफोन से हम लोग बात कर रहे थे, हेलो अर्णव, अब मैं प्लस क्यू को वाइब्रेट कर रहा हूं, वहां पे कोई फर्क पड़ रहा है? अर्णव ने कहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ? ये इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है क्या? भाई फोर्स लगाएगा, कुछ मूवमेंट इसमें होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों फोन मोबाइल में वो उससे बात कर रहे हैं, वो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। हमने इसको यहां से हिलाना शुरू किया, हमने कहा अर्णव साहब इस चार्ज को हिला रहे हैं, इस पे कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? अर्णव साहब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद कहा नहीं 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 सर, रुकिए 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 रुकिए, ये भी हिलना शुरू कर दिया। क्या हो गया भाई? अब मैं इसको मूव करा रहा हूं, हिला रहा हूं, तो क्या कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना। तो अब क्या करें? अभी तो फोर्स लग रहा है, अभी किस टाइप का फोर्स लगा? अभी हो ये रहा है कि जब मैं इसको हिला रहा था ना, तो यहां पर एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो टाइम वेरिंग था, डिस्टेंस वेरिंग था, टाइम के साथ चेंज हो रहा था, डिस्टेंस साथ चेंज हो रहा था। उसको वहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। अरे भाई यहां से मैंने इसको हिलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, वहां पहुंचेगा ना थोड़ा समय। उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत 3 × 10⁸ भी कुछ समय लगता है ना, 0.1 माइक्रोसेकंड लगेगा। तो जब वो पहुंचेगा तब वहां अप्लाई होगा ना फोर्स, और वो भी वहां पर वैल्यू उसकी चेंज भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, होते होते वहां वीक भी हो सकता है। तो हमको वहां कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। ये इसका सिग्निफिकेंस, समझ नहीं बात? यस सर। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे आपको, इसकी बहुत बाद में यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां इसको बताया जाएगा कि जब आप किसी चार्ज को हिलाते हैं, अब जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं, हमारे मोबाइल में, हमारे सिस्टम में चार्ज वाइब्रेट हो रहे हैं, और चार्ज वाइब्रेट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बनते बनते आप तक पहुंच रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है। और ये ध्यान रखिए, एयर से नहीं पहुंच रहा है, ये ध्यान रखना। हमारी बात हमारे टावर तक जा रही एयर से, जो हमारा टावर लगा होगा ना कहीं नजदीक, उसमें तो एयर से जा रही है, तो वो टावर हमारी बात को पकड़ करके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ले जाता है। मतलब हमारी बात कंप्लीटली गुड़गांव तक या दिल्ली तक एयर में नहीं जा रही है, हमारे टावर तक जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे हमारे नजदीक टावर होगा, वो टावर उसको जमीन के अंदर लाइट के रूप में भेज रहा है आपके एरिया तक, और वहां का टावर फिर मैग्नेट के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आप तक भेजता है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगाता है, वहां कूलम्ब्स लॉ काम नहीं आता है। तो ये पोएम बन गई, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है तो कूलम्ब का फोर्स काम नहीं आता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एपी सर बताता है, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। तो इसको अब आप जब बुक में पढ़ोगे तो समझ, बुक में बहुत टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं और हिंदी में और टेक्निकल टर्म। तो आपसे अगर कोई कहे कि भाई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब कुछ लोग अजीब तरीके से समझाते हैं कि वो उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जब हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तब वहां कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। इसको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया जाएगा तो वहां समझाया जाएगा। तो कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छी सर। अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ, नहीं अच्छी तब लगेगी जब आप पढ़ के बैठेंगे। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद गॉस थ्योरम है, लेकिन गॉस थ्योरम नहीं पढ़ाएंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अभी तक क्या हो रहा था कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो फोर्स लग रहा था, अब इलेक्ट्रिक और चार्ज बड़ा बदतमीज, फोर्स लगेगा तभी हम घुस के जाएंगे, हम तो पिक्चर देखने जाएंगे चाहे इतना धक्का मारो,
तो वो जब चार्ज जो टेस्ट चार्ज घुस के जाएगा तो उसको वर्क करना पड़ेगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे जो अगली यूनिट है, इसके बाद हम गॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत समझ में आएगा, शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.